देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन करने पे मतलब वाटर को ऐड करने पे, डाइल्यूट करने पे कप्पा और मोलर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पहले तो आपको एक रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट पहले वो बताता हूँ। देखिए जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ऑन एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है मतलब कप्पा की वैल्यू होती है वो बताइए क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, क्या होना चाहिए, डिक्रीज होती है, इंक्रीज, गेस मारो। नहीं, कप्पा डिक्रीज होता है चाहे इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, है ना, कप्पा है ना, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट चाहे कैसा हो, है ना, मतलब डिक्रीज ही करेगा, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कप्पा मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो घटता है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो बढ़ता है, और जस्ट अपोजिट रिलेशन देखने को मिलता है। तो ये तो अभी आपको मैंने बस रिजल्ट बताया है। ठीक है, पहले तो लोग इसी को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डाइल्यूशन करने पे मतलब वाटर ऐड करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कप्पा होता है बेटा वो तो डिक्रीज कर रहा होता है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो साथ ही साथ इंक्रीज करता है। हाँ वो आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। हाँ क्या होता है म्यूट? अच्छा अच्छा, तो ये ज्वाइन आईडी है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया होता है। इधर से म्यूट कर दें, यहाँ से ये तो पहले से म्यूट। हाँ अच्छा, वो म्यूट कर दें, यहाँ से कर देते हैं तो यहाँ से तो म्यूट है है ना, सब कुछ है इसमें। चलो तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये तो रिजल्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसका रीजन समझिए कि ऐसा क्यों होता है ना, अगर ये पूछा, ये कई बार पूछ दिया था कि भाई डाइल्यूशन कराने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है ना, डिक्रीज क्यों होता है बता। तो देखो जो कप्पा होता है, कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिग्निफिकेंस की बात करी थी शायद मैंने लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कप्पा होता है वो एक्चुअली क्या मेजर करता है, कप्पा मेजर्स द कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कप्पा जो होता है वो यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को क्या करता है, मेजर करता है ना, बोलो। और अच्छा होता है कंडक्टिविटी, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि पानी के अंदर जो आयन है, कटायन है, वही कैथोड से एनोड, एनोड की तरफ कैथोड की तरफ करंट को कैरी करते हैं, वही तो करंट कैरियर होते हैं, और दौड़ने वाले आयन जितने ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, फ्री आयंस का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी कंडक्टिविटी आएगी, है ना, और अगर किसी वजह से दौड़ने वाले आयन मतलब फ्री आयन का नंबर घटने लगेगा तो कंडक्टिविटी
क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री आयन, नंबर ऑफ फ्री आयन, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंडक्टिविटी कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होती है, 1 सेंटीमीटर। अब जैसे उसको डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे कि मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और ये इसके जो डॉट डॉट है ये बड़ा नंबर ऑफ फ्री आयन है, और आपने क्या किया, उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया आपने। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि आयंस का सेपरेशन शुरू हो जाएगा, कि अभी यहाँ पे जो खाली, यहाँ पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि आप वाटर ऐड कर रहे हो। तो जो सोल्यूट है उनके बीच का सेपरेशन या उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, रिलेटिवली बढ़ जाएगा। तो उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के सॉल्यूशन में पहले ज्यादा होंगे फ्री आयन, है ना। अब बीच बीच में वाटर के मॉलिक्यूल घुस जाएंगे ना इनके बीच में, है ना। तो अब वही 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आयंस, फ्री आयंस का नंबर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि आयंस के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। बात समझ नहीं, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का कितना है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्वेंट कम है, और वही सॉल्वेंट आपने और ओएल दिया, वाटर और ऐड कर दिया, तो वो यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए तो सोल्यूट के थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, तो उनका नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और दौड़ने वाले आयन यही तो होते हैं, फ्री आयन। अगर इनका नंबर घट रहा है यूनिट वॉल्यूम के सॉल्यूशन में, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये रीजन होता है इसमें, तो वही देखो लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टर रीजन द कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस वजह से यूनिट वॉल्यूम के सॉल्यूशन पे जो काम हो रहे हैं, इस वजह से आपका कप्पा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ करेगा वो डिक्रीज हो जाया करेगा। उसका रीजन है कि यूनिट वॉल्यूम के सॉल्यूशन में आयंस का सेपरेशन हो जाएगा और नंबर ऑफ फ्री आयंस पहले की कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। तो आयंस का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि कप्पा की वैल्यू क्यों कम हो, ठीक है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि लैम्डा एम या लैम्डा ईक्यू की वैल्यू देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि बढ़ती है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे लैम्डा एम बढ़ने लगता है ना, तो वो क्यों बढ़ता है सर। हाँ बोलो ना। कंडक्टिव जगह वहाँ पे कंडक्टेंस होना चाहिए ना, मेजर्स द कंडक्टेंस। वो बताएं, कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। उसका रीजन ये ना कि कप्पा एक्चुअली सी के बराबर हो जाता है, और सी कप्पा के बराबर हो जाता है, तो उसको कंडक्टेंस बोल दीजिए या कंडक्टिविटी बोल दीजिए, तो एक ही बात आनी है यार, ठीक है। यस सर। यूनिटी वॉल्यूम के केस में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कप्पा सी के बराबर ही हो जाएगा। तो ये बात आगे चल रही है, तो कप्पा की वैल्यू घटती क्यों, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री आयंस कम हो जाते हैं।
लेकिन जब देखा जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू डाइल्यूशन के साथ कैसे इंक्रीज करता है, तो बोला जाता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लैम्डा एम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट दोनों में कोई भी बोले तो दोनों की दोनों वैल्यू बढ़ती दिखाई देती है ना। मतलब लैम्डा एम भी इंक्रीज होता है और लैम्डा इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, तो इसको एक्सप्लेन किया था ये एक साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट एक्चुअली, डिबाई, हकल एंड ओनसिंगर, है ना। ये 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने इक्वेशन बकायदा मैथमेटिकल रिलेशन दिया और इस रिलेशन से उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे डिपेंड करती है, कैसे वैरी करती है। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला था कि सर ये वाले फॉर्मूले से देखें तो कुछ और आ रहा है ना। ठीक है, इसके हिसाब से तो क्या आ रहा था कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या हो रहा था, कप्पा कम हो रहा था, है ना। लेकिन मोलरिटी भी तो कम हो रही थी भाई, डाइल्यूशन करते तो कंसंट्रेशन कम होता है, तो मोलरिटी कम होने पे 1/मोलरिटी ये वैल्यू बढ़ गई थी। तो एक टर्म कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट पे कमेंट कर पाना इस फॉर्मूले के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है ना। मतलब आप ये नहीं जज कर पाओगे फॉर्मूले से कि कप्पा ज्यादा कम हो रहा है कि 1/m ज्यादा बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट पे फाइनल डिपेंड कर जाएगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के प्रॉपर इन्होंने इक्वेशन लिखी थी, एक्सपेरिमेंटली वैसे निकाली थी। अलग अलग सॉल्ट को वो डाइल्यूट करते थे और उसकी वैल्यू नोट करके फिर उन्होंने इसको इस इक्वेशन से रेट किया। तो ये आपकी तरह से इक्वेशन लिख दी है हमको। डिबाई हकल इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा एमसी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। ये तो पहले फॉर्मूला लिख दिया है। और ये फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगता है, मतलब ये डिबाई इक्वेशन की अपनी लिमिटेशन भी है। बोलते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये इट ओनली एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही ये वेरिएशन का एक्सप्लेन कर सकते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज करते हुए। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है इसको समझ लीजिए। जो ये लिखा है ना लैम्डा एम और उसके पावर में सी लिखा हुआ है, तो ये लैम्डा एम मतलब तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम मतलब इसको क्या बोल देंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन जो सी लिखा है ना बेटा, इसका मतलब ये किसी गिवन कंसंट्रेशन पे निकाला जा रहा है। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये वाली मोलर कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर गिवन कंसंट्रेशन पे निकाली जाएगी। जैसे आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, तो उस 0.1 सॉल्यूशन 0.1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी आप मेजर कर रहे होगे वो आपका लैम्डा एमसी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये फिर क्या है, लैम्डा नॉट क्या है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो लैम्डा एम नॉट जब ऐसे लिखा आता है तो देखो वो सी की वैल्यू 0 के बराबर हो गई है। एक्चुअली वो नॉट है, वो 0 है। ठीक है, तो ये तब डिफाइन होता है, ये तब डिफाइन होता है जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। ठीक है ना। और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अच्छा तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच कहाँ होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप पानी पिलाते जाओ मतलब वॉल्यूम इंफिनिटी तरफ जब टेंड कर रहा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंसंट्रेशन 0 तरफ तब टेंड करेगा जब वॉल्यूम आप बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जा रहे होगे। ठीक है, तो इसका एक सिंबल ये भी होता है, हो सकता है कि आपको ऐसा लिखा मिल जाए इसी फॉर्मूले में, लैम्डा नॉट इज लैम्डा इंफिनिटी। लेकिन इनफिनिटी लिखा जाएगा तो इनफिनिटी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और नॉट मतलब 0 लिखा हुआ है तो वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
ठीक है। या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको ये भी बोल सकते हैं डाइल्यूशन के टर्म में, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी से उसको रिप्रेजेंट किया, ये डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये b क्या है? तो बेटा b कांस्टेंट है, b यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इसकी जगह कोई दूसरा कांस्टेंट भी लिख के दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे जैसे आपकी रेजोनेंस की सीट में देखोगे तो b की जगह कैपिटल लिखा हुआ है, तो वो कांस्टेंट है तो कुछ भी लिख दिया। एनसीईआरटी में शायद b ही यूज किया है, तो मैंने भी b यूज कर दिया, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं कि b ही लिखा है, कोई भी a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। c यहाँ पे क्या है? कंसर्वेशन, मोलर कंसर्वेशन, मोलरिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मोलरिटी या फिर मोलर कंसर्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी डिवाइडियल इक्वेशन है, इसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि कंसंट्रेशन का वेरिएशन जो कंडक्टिविटी से डाइल्यूशन का वेरिएशन वो इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन होता है, ठीक है, इसी फॉर्मूले से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन हो पाता है। और इस फॉर्मूले की लिमिटेशन भी है, तो ये लिख लेना, डिवाइडियल इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये केवल स्ट्रॉन्ग है। अकल, ये अकल वही है एरोमेटिक वाले अकल, हाँ। Divisional equation is only valid for strong electrolyte, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है Cl, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, है ना, या कोई सॉल्ट ले सकते हैं आप KCl, एल्कली मेटल के हैलाइड सभी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, मतलब इनके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, क्लियर। अब इसमें ग्राफ आप बना सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड डिवाई अगर ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया, मतलब एक ग्राफ भी प्लॉट किया, और वो आप भी बना सकते हो ग्राफ, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें y एक्सिस में ले लेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, और x एक्सिस में ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ c, ये ग्राफ देखोगे, है ना। अब इसका नेचर आप बताओ कैसा होना चाहिए? लीनियरली डिक्रीज है, ठीक है। इसको लेके चल रहे हैं हम लोग y एक्सिस के लॉ, ठीक है, और रूट c को पूरा पूरा ले लिया x एक्सिस के लॉ, तो b तो आपका स्लोप टाइप का हो जाएगा, m की तरह बिहेव करेगा, और ये लैम्डा m नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये एक मैक्स वैल्यू होती है, तो वो होती तो कांस्टेंट ही, तो आपका फॉर्मूला हो गया y कैसा फॉर्मूला हो गया -mx प्लस c, -mx तो नेगेटिव स्लोप की लाइन हो गई, और प्लस c मतलब पॉजिटिव, नहीं सॉरी, हाँ इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। बोलो भाई, ऐसा बन रहा है ना? हाँ, इसमें x एक्सिस में c की पावर 1 बाय 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ c है। अगर यही ग्राफ c के रिस्पेक्ट में आएंगे तो कुछ और बनेगा, अगर वो केवल c लेंगे ना तो वो उसमें कर्वेचर y तो y इक्वल टू रूट x टाइम का यूज बनता है, माइनस रूट x, ठीक है। अब हाँ, इस ग्राफ में एक चीज आप ऐसे समझो कि जैसे आप इस डायरेक्शन में
जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है ना, बोलो भाई। लेकिन अगर इसको आप उल्टा रीड करो तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। और हम लोग बात किसी कर रहे हैं डाइल्यूशन की, हम लोग हेडिंग क्या डाले थे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो इस डायरेक्शन में धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में पीछे लौट रहे होंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे इसका मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन आप बढ़ाते जा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती आ रही है ना। आपने थोड़ा पानी और मिलाया तो लैम्डा एम और इंक्रीज हो जाएगा, आपने थोड़ा पानी और मिलाया लैम्डा एम और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते 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 देखा जाता है कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट में जब वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। अच्छा, वॉल्यूम थ्योरी में जरूर होगी कि इनफाइनाइट वॉल्यूम मतलब ये नहीं कि पूरा ओशियन का पानी डाल दिया उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया हो उसके लिए इनफाइनाइट वॉल्यूम हो सकता है, एक सर्टेन वॉल्यूम हो सकता है 1 लीटर पानी मिलाने से ही वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए। मतलब बात समझ आ रही है। इसको आप ऐसे समझो कि वो थ्योरी में बोल दिया था ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो बच्चों को लगता है पता नहीं कितना पानी मिलाया जाता है तो ऐसा नहीं है। देखो उसको आप प्रैक्टिकली समझो कि जैसे आपने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया HCl ही ले लेते हैं 0.1 मोलर HCl, ठीक है, और इसमें ब्यूरेट में पानी फिल कर दिया, ब्यूरेट में पानी, ठीक है। अब अच्छा, कंडक्टिविटी मेजर कैसे करते हैं पता है आपको? कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए लैब में एक ऑपरेटस होता है, उसको कंडक्टोमीटर बोलते हैं। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए आजकल तो सब डिजिटल कंडक्टोमीटर चल गए हैं, तो ये सब लैब में रहते हैं। इसमें एक सुई लगी होती है, नेडल होती है, और यहाँ पे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी स्केलिंग होती है, 5 10 20 30 100 ऐसे कुछ एक नेक्स्ट वैल्यू होती है, 200 से आगे किसी को होती है उससे आगे आती है। तो ये मतलब लैम्डा एम की स्केलिंग होती है, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 0 है, जब आपने पानी मिलाना नहीं शुरू किया होगा तो यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 तो नहीं होगी क्योंकि भैया Cl से कुछ तो H प्लस आयन और कुछ तो Cl माइनस आ ही रहे होंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ रही होगी। तो t इक्वल टू 0 पे कंडक्टिविटी 0 नहीं होती, पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कुछ बूंदे टपकाई इसकी HCl की, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इधर आ रहे होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। कुछ पानी और मिलाया, कंडक्टिविटी और बढ़ गई, है ना। आप ब्यूरेट से पानी टपकाते आ रहे हो और टमाटर मिलाया तो वो सुई इधर भाग रही कट 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 तो राइट साइड, है ना, आपको दिखाई देगा कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, कंडक्टिविटी। ऐसे करते करते पता चला कि आपने 500 ml पानी डाल दिया ब्यूरेट में, और उसके बाद कंडक्टिविटी की वैल्यू फिक्स हो गई, मतलब इसकी वैल्यू लैम्डा एम की वैल्यू कोई फिक्स हो गई, मान लो 82 पे फिक्स हो गई। अब हम पानी मिलाए चले जा रहे हो, ब्यूरेट पूरा ब्यूरेट का पानी उड़ेल दिया आपने, लेकिन वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, वो 82 पे फिक्स हो गई, तो फिक्स हो गई। इसका मतलब 82 HCl का क्या है, लैम्डा एम इंफिनिटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ग्राफ मतलब वो वैल्यू कौन सी होगी ग्राफ में, सबसे ये जरा टच कर रहा है, ठीक है। तो ये यही वैल्यू किसको, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसी को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायमेंशन। और वो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है 500 ml मिलाने पे ही लिमिटिंग वैल्यू रीच कर जाए, हो सकता है कि 1 लीटर पानी मिलाने पे रीच कर जाए, है ना। तो वो थ्योरी में बोल दिया जाता है इंफिनिटी इंटीग्रल की, और ज्यादा पानी मिलाने पे कंडक्टिविटी उसकी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है, लेकिन यही ये जो ग्राफ है ये इस समय किसके लिए बना है, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली बढ़ती है, जैसे NaCl KCl, है ना। लेकिन यही कर्व जब दिवाली नकल लेके आते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट किया, जैसे इसमें यहाँ पे उन्होंने एसिटिक एसिड फिल कर दिया, और यही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट कराया, ठीक है। इसमें वाटर ऐड कर देंगे,
तो भी देखा कि कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन जब ग्राफ हुआ प्लॉट, ये तो स्ट्रेट लाइन बहुत धीरे धीरे कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, हौले 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 धीरे धीरे हौले हौले ऐसे बढ़ रही थी। मतलब ग्राफ ऐसा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। इसीलिए बोलते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन फेल हो जाती है, क्योंकि इस इक्वेशन से ग्राफ कैसा आ रहा है, लीनियर। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब वाटर ऐड करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसा नहीं बढ़ती नहीं, बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली वो अगर आपसे कभी पूछ दें कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन कैसा होता है, तो वो कैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनता है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना दिया गया है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई नाम लिख लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड लिख देता हूँ मैं, या इसलिए कोई दूसरा भी फॉर्मिक एसिड है ना, कोई भी हो सकता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये रीजन असर्शन का ही क्वेश्चन है। सर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा? हाँ, इसमें क्या होता है कि देखो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो टच तो नहीं करता, ऑलमोस्ट पैरेलल सा हो जाता है। वो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, हाँ मतलब उसकी वैल्यू फिर बहुत धीमे धीमे बढ़ रही होगी, कि अगर एक बूंद टपकाई, मतलब यहाँ पे जब पहुंच जाओगे तो एक बूंद टपकाई तो 82.35, फिर एक बूंद टपकाई तो 82.36, अब ऐसे बहुत धीमे धीमे बढ़ रही होगी, है ना। मतलब आप वॉल्यूम तो ठीक ठाक ऐड कर रहे होगे, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी सी बढ़ रही होगी। तो वो एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन वो बहुत स्मॉल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो टच मत कराना, इससे थ्योरेटिकली वो टच नहीं कराते हैं, ठीक है, पैरेलल निकाल देते हैं ग्राफ। अब देखो ये एक हाँ उसकी इसलिए लिमिटिंग वैल्यू थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रूट सी की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते वो क्या एक्स एक्सिस को कर सकता है। हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इधर, अच्छा हाँ वो तो टच कर ही जाएगा। देखो वो तो है ही कि तब कंसंट्रेशन बहुत लार्ज हो रहा होगा तो लगभग वो टच ही कर जाएगा, ठीक है। वो ऐसा लग रहा है कि ऊपर निकल रहा है, नहीं ऊपर नहीं, वो लगभग टच ही कर रहा है ना। वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वैसा ही कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गई इतनी बात है ना। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि डिबाइएकल इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा ये कोई बता सकता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ ऐसे स्लोली स्लोली क्यों बढ़ रहा है? हाँ क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना अल्फा होता है डिग्री अनुसार, वो शुरुआत में 100% तो डिसोसिएट कर नहीं रहे होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा पानी मिलाओगे तो कुछ थोड़ा सा अल्फा बढ़ जाता है। तो पता नहीं पहले 30 को लीजिए 100 आयन थे सॉल्यूशन में, आपने पानी मिलाया थोड़ा सा 5 ml, तो नंबर ऑफ अल्फा थोड़ा सा बढ़ गया इक्विलिब्रियम पे, तो वो 100 आयन 102 आयन में कन्वर्ट हो गया, अच्छा 5 ml, तो फिर 2-4 आयन बढ़ गए। तो आयन का नंबर बहुत धीमे धीमे बढ़ता है ना। तो ग्राफ को स्लोली स्लोली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो ग्राफ बना है इसके साथ उसमें जीरो कंसंट्रेशन में इनफाइनाइट हाँ वही क्वेश्चन है देखो तो ये आपको ही बताना है, 4 है शायद 4 ही है पेपर पढ़ लेता हूँ मैं, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली पढ़ के बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कह रहा था लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर कंपेयर्ड टू द एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब ये जब वॉल्यूम किसकी तरफ टेंड करता है, इनफाइनाइट तरफ, वॉल्यूम इनफाइनाइट तरफ इस डायरेक्शन में टेंड कर रहा है। तो इस समय अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी तो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन इस समय वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू एक तो फिक्स नहीं है, और लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखो तो वो उससे ज्यादा ही है ना। मतलब उसकी वैल्यू देखो ऐसा नहीं ग्राफ कभी टच नहीं करेगा, एक समय तो टच करेगा ही। इसका मतलब इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो भी होगी डिफाइंड तो होगी, लेकिन वो
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में हायर वैल्यू। बोलो भाई, है? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, फॉल्स है। इसने उल्टा बोल दिया। ओके, इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल दिया हायर, जबकि हायर किसकी होगी, वीक की। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, बोलो भाई, फॉल्स हो गया। ठीक है, और अगर पहला फॉल्स है तो मेरे ख्याल से आंसर इसका बनना चाहिए 3 वाला, नहीं 4th। अच्छा, फोर्स में दोनों ही फॉल्स है क्या? ओके, तो दूसरा ही पढ़ना पड़ेगा। सेकंड में क्या करा, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में घट रहा है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। भैया ये तो गलत बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन घटने पे घट रहा है, जबकि कंसंट्रेशन घटने पे बढ़ रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत बोल दिए इसने। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कंसंट्रेशन के इनवर्सली। तो कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब आयंस क्या है, आप बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन एक साथ ये भी समझो, जब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ठीक है, आयन बढ़ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने लगते हैं, तो अल्टीमेटली विस्कोसिटी इफेक्ट करती है। और विस्कोसिटी इफेक्ट करने की वजह से कंसंट्रेशन, मोलर एनर्जी क्या होती है, बढ़ने के बजाय कम होने लगती है। तो विस्कोसिटी बड़ा मेन फैक्टर है इसमें। ठीक है, सर तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी हाई, लिमिटिंग के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो अच्छा है, बिल्कुल सही बात है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा कंडक्टेंस शो करेंगे स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में। लेकिन वीक इनफाइनाइट डाइल्यूशन से पहले अगर किसी टाइम पे बोले तो ज्यादा अच्छा तो स्ट्रॉन्ग है ना। लिमिटिंग में तो उसे कह सकते हैं। बोलो, तो क्लियर होगी बात। तो ये बस ध्यान रखना, इस पे ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया थे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है भैया, इसके न्यूमेरिकल तो खूब आते हैं, कार्ल-बाउस लॉ। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ना, कार्ल-बाउस लॉ। एच यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, कार्ल-बाउस लॉ बोलते हैं इसको। कार्ल-बाउस लॉ क्या होता है, देखो ये एक साइंटिस्ट थे कार्ल-बाउस, उन्होंने ये लॉ दिया था, और इनके लॉ के लिमिटेशन भी है। ये लॉ बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एप्लीकेबल है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ही इन्होंने ये लॉ दिया था। तो इसको पहले ही लिख लेता हूं, चलो, एप्लीकेबल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन। फाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन पे ही ये लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है, कार्ल-बाउस लॉ। ठीक है, लिमिट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब वॉल्यूम जो है बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी का टेंड कर रहा होगा, है ना, या फिर कंसंट्रेशन घटते घटते 0 पे टेंड कर रहा होगा। ठीक है, उस सिचुएशन पे भी इस लॉ को हम लोग लगाया करेंगे थ्योरेटिकली, कि तभी एप्लीकेबल है जब वॉल्यूम इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा हो या फिर कंसंट्रेशन 0 पे टेंड कर रहा हो। ठीक है, अब तो इसका एक स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है इसकी। कार्ल-बाउस लॉ का क्या कहना था, तो कार्ल-बाउस भैया ने क्या किया था, ये क्या करते थे, कोई सॉल्ट लेते थे, है ना, और पानी मिला के बढ़ते बढ़ते मतलब वाटर मिलाते 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 इस सिचुएशन तक आ जाते थे जब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती थी। ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लेते थे कि वो जैसे KCl की कंडक्टिविटी पानी मिलाते मिलाते मिलाते, अच्छा टेम्परेचर फिक्स है 25, सारे एक्सपेरिमेंट 25 पे करते थे रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पानी मिलाते 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 उसकी कंडक्टिविटी बढ़ते 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 एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आती थी उसको नोट डाउन कर लेते थे।
तो KCl की निकाल ली, NaCl की निकाल ली, एसिटिक एसिड की निकाल ली, सबकी वो निकाल लेते थे। और फिर उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो किसी भी सॉल्ट की जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑब्जर्व हो रही थी वो उनके इंडिविजुअल कटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर आ रही थी। बात सुनने आ रही? जैसे NaCl की उन्होंने निकाली है ना, और NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, तो ये वैल्यू जो भी आ रही थी ये मैथमेटिकली इक्वल आ रही थी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरह का इनको रिजल्ट मिल रहा था। तो इसी को उन्होंने लॉ के फॉर्म में दिया और इसको बोला जाता है कालराउस का। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इसका रीड करिए। देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एप्लीकेबल, और ये इनका जो रिजल्ट है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एप्लीकेबल होता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायन। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। ठीक है, और हाँ ये भी है कि ईच मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर जैसे NaCl में तो एक सोडियम एक क्लोराइड है, जैसे मान लो K2SO4 है, तो उसके एक फॉर्मूला यूनिट में 2 पोटेशियम है और 1 सल्फेट है, तो उसमें जब पोटेशियम आयन की लिखेंगे ना तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आपका पहले ये डिफिनेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, केवल इसकी डिफिनेशन ही पूछती आती है थ्योरी में। डिफाइन कालराउस का, तो उसको आप याद जरूर रखिएगा। कालराउस का क्या कहता है, कालराउस का बोलता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए। यस ठीक है, देखो कालराउस लॉ की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसे मान लो आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, आप NaCl के लिए कालराउस लॉ लगाना चाहते हो, तो आप क्या करो, NaCl को आप आयनाइज फॉर्म में लिख दीजिए, है ना, उसको आप उसके कैटायन एनायन में ब्रेक करके लिख दीजिए। अब इसके लिए आपसे अगर इक्वेशन लिखने को बोली जाए कालराउस लॉ की, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये इक्वल होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब ये हमारी कालराउस लॉ की इक्वेशन हो जाएगी फॉर NaCl, है ना, ये मैंने लिखी है NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने NaCl ले लिया। ठीक है, NaCl के एक फॉर्मूला यूनिट में एक ही सोडियम आयन था, एक ही क्लोराइड आयन था, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 ऐसा नंबर है मल्टीप्लाई ना हो तो भी चलता है। ठीक है, लेकिन 1 की जगह कोई और नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर K2SO4 मुझे जैसे पोटेशियम सल्फेट के लिए अप्लाई करना है कालराउस लॉ, तो मैं क्या करूंगा, K2SO4 को पहले क्या कर दूंगा, आयनाइज फॉर्म में लिख दूंगा। तो इसके एक फॉर्मूला यूनिट से 2 मोल पोटेशियम आयन आपको मिलेंगे और 1 मोल सल्फेट है ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा का सिंबल ऐसे भी बना सकते हो, उसके लिए चॉइस है आप, लेमडा वो कैपिटल ए वाला बनाओ या नॉर्मल जो होता है। तो लेमडा मोलर कंडक्टिविटी को बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट लिखना मत भूलिएगा, इनटू 1 इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
सल्फेट आयन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है ना? अब जैसे एक, चलो आप बताओ एल्युमिनियम सल्फेट के लिए कैसे लिखेंगे कार्नोस लॉ की इक्वेशन। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए अगर लिखना है कार्नोस लॉ की इक्वेशन, ठीक है सर। तो इसको आयनाइज करेंगे तो 2 मोल एल्युमिनियम आयन मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, और 3 मोल मिल रहे होंगे सल्फेट आयन। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन प्लस थ्राइस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, कूल भाई, आई बात समझ में? बस इक्वेशन आप पहले लिखना सीख लीजिए, बस आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इक्वेशन लिखते ही हाफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन लिखना जरूर आना चाहिए। किसी को चाहो तो जनरलाइज फॉर्म में लिख लो, है ना? मान लो कोई सॉल्ट है AX3Y, इन जनरल फॉर AX3Y सॉल्ट। इसके लिए अगर कार्नोस लॉ लगाना है तो इक्वेशन होगा लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ AX3Y इज इक्वल टू, क्या लिखें, x into molar conductivity of A y plus y into molar conductivity of Bx minus। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। बाकी सॉल्ट इसका मतलब कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या लगा सकते हैं ये? देखो ऐसा कहना प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है। मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन थ्योरी में आपको कई बार दे दिया जाएगा, क्योंकि देखो इसके बाद ये वैल्यू बहुत धीमे धीमे बढ़ रही होगी ना, तो वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कांस्टेंट मान के उसी को थ्योरी में दे दिया जाएगा। तो अगर मान लो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी दे दिया जाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम लोग लिखने में कोई वो नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग लगा सकते हैं बशर्ते आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी जाए तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। हाँ वो तो फिर देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी लगा सकते हैं, ऐसे मान लो एसिटिक एसिड के लिए कार्नोस लॉ लगाना है तो ये लिख देंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऐसा लिखने में कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, वो फिर आपको दी जाएंगी, और वो थोड़ा प्रैक्टिकली निकाल पाने में थोड़ा सा एजम्पशन ले लिया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बात वो वैल्यू बहुत कम बढ़ेगी। जैसे 87.564, 87 थोड़ा और पानी मिला तो 87.567, तो ऐसे हल्का हल्का बढ़ेगी, उसमें से किसी एक वैल्यू को वो दे देगा तो उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी न्यूमेरिकल हम लोग को मिलेंगे और उसमें कार्नोस लॉ लगा सकते हैं।
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबाई-हैकल इक्वेशन नहीं वैलिड है, लेकिन कार्नोट का वैलिड है। ठीक है, तो और तो यहाँ लिख लेना कि कार्नोट इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कार्नोट लॉ हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट में लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, है ना, ये हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछने आते हैं, तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट लॉ, क्योंकि ये तो बस अभी कार्नोट लॉ अभी हमने पढ़ा है, और क्वेश्चन जो पूछे आते हैं वो इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग इसमें जरूर ऐड कर दीजिए एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट लॉ। हाँ, बस एप्लीकेशन में न्यूमेरिकली पूछा है। देखो एप्लीकेशन में देखो 3 एप्लीकेशन होते हैं, कार्नोट लॉ के टोटल 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of a salt। ठीक है, if limiting molar conductivity कार्नोट लॉ KOHLARUSCH। ठीक है, to determine the limiting molar conductivity of a salt if limiting molar conductivity of some other salt is given। तो ये एक एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन। इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई किसी एक सॉल्ट की आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछी जा रही होगी क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो आपसे पूछेगा जैसे कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, या फिर बोलेगा कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ना किसी सॉल्ट की वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछ रहा होगा, और उसी क्वेश्चन में वो क्या करेगा, कुछ डिफरेंट टाइप के सॉल्ट और दे देगा और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे देगा क्वेश्चन, वो गिवन होगी। मतलब उनकी हेल्प से आपको किसी एक पर्टिकुलर सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने को बोलेगा, है ना। तो ये इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, देखो न्यूमेरिकली इसमें बनेंगे एप्लीकेशन में। तो ये पहला एप्लीकेशन है, देखो एक क्वेश्चन ये मैंने दिया हुआ, इससे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, आपसे वो एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। फ्रॉम गिवन मोलर कंडक्टिविटी, आपको 3 सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी दे दी है अलग से, 3 इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। जैसे सोडियम एसिटेट की दे दिया है, NaCl की दे दिया है, HCl की दे दिया है, और इन वैल्यूज के हेल्प से आपको एसिटिक एसिड की निकालनी है। ठीक है ना। तो देखो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, कैसे करते हैं एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो आपको जिस भी सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है उसके लिए आप सीधे क्या करो, कार्नोट लॉ लगाओ। ठीक है,
आप सबसे पहले क्या करो, जिसकी भी पूछी जा रही होगी, बताओ फले की, फला की बताओ मोलर कंडक्टिविटी, तो आप क्या कर देना, अप्लाई कर दो उसका। और यहाँ पे एसिडिक एसिड के लिए पूछी जा रही है, तो अपन लोग क्या करेंगे, एसिडिक एसिड के लिए कार्ल राउस लॉ लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ भाई, एसिडिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किसके बराबर हो जाएगी, एसीटेट आयन, एसिडिक एसिड आयनाइज होगा एसीटेट आयन और H+ आयन, तो इन्हीं के एनायन और कैटायन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में बिहेव करने लगते हैं, 100% कभी अल्फा 1 पे डिपेंड करता है। तो ये बोल सकते हैं कि एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी बराबर होगी एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस H+ आयन। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, इसको इक्वेशन कुछ नाम देना होगा तो बन देते हैं। अब देखो इतना तो समझ में आ रहा है, अगर हम लोग को कहीं से एसिटेट आयन की मिल जाए मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और H+ आयन की मिल जाए, ठीक है, तो दोनों का अगर हम सम कर दे तो हमें किसकी मिल जाएगी, एसिडिक एसिड। अब ये आयन जिनकी हमें रिक्वायर्ड है, आपको ये सर्च करना है कि जो सॉल्ट दिए हुए उनमें किस कहाँ छुपे बैठे हुए, मतलब किस सॉल्ट के आयनाइजेशन से वो आयन हमें प्राप्त हो रहा होगा। जैसे एसीटेट आयन, एसीटेट आयन बताओ इनमें से किस सॉल्ट के आयनाइजेशन से हमें प्राप्त हो रहा होगा, सोडियम एसीटेट है। तो आप करो, आप ऐसा करो, जो आयन जहां से मिल रहा है आप उस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी प्लस में लिखते चले जाओ। तो जैसे एसीटेट आयन कहां से आ रहा है, एसीटेट आयन कम्स फ्रॉम सोडियम एसीटेट, तो मैंने पूरा सोडियम एसीटेट लिख दिया। अब बताओ H+ आयन कहां से आ रहा होगा, HCl के डिसोसिएशन से आ रहा होगा, तो आप पूरा HCl का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, मोलर HCl। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिन आयन की हमें चाहिए थी उनकी तो मिल जाएगी, लेकिन एक समस्या यहाँ पे है, कुछ आयन की एक्स्ट्रा आ गई है जिनकी हमें नहीं चाहिए थी, कुछ अनवांटेड आयन है जिनकी हमें रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन वो आ चुकी है, बता सकते हो किसी, तो इसमें Na+ की एक्स्ट्रा आ गई होगी, इसमें Cl, और ये चंगू मंगू एक ही साथ बैठे होंगे, है ना, NaCl मिला दो तो NaCl, तो इसकी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस करके लिख दीजिए पूरे वो अनवांटेड आयन वाला एक सॉल्ट आपको जरूर मिल जाएगा, उसकी माइनस करनी पड़ेगी बस आपको, तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, बस अब ये वैल्यू पुट कर दो। सोडियम एसीटेट का कितना है 96, HCl का 425 और NaCl का 98, बस यही आंसर है ना, निकाल दो कितना आ रहा है, ये एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जिन आयन की आपको चाहिए होंगी वो आयन बेटा जिस भी सॉल्ट में प्रेजेंट होंगे उनको तो आप प्लस में लिखते जाएंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी को, और फिर देखिएगा जो एक्स्ट्रा आयन आज गए हैं जिनके हमें नहीं चाहिए उनके उनसे मिलकर बनने वाले सॉल्ट की माइनस कर दीजिए। ठीक है, है ना, हो जाएगा 333, हाँ ये आंसर आता है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 333 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि इसमें हर एक आयन एक मोल आ रहा था, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी मिल सकती है, जैसे मान लो कि एसीटेट आयन 2 मोल आ रहे होते सपोज, ठीक है ना, मान लो बेरियम एसीटेट की पूछना, तो बेरियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है BaCH3 वोल्ट वाइज, तो ये आयनाइज होता तो 2 मोल की आती तो यहाँ लिखना पड़ता, फिर हमें देखना होता है कि यार एसीटेट आयन मान लो यहीं से आ रहा है, लेकिन इससे तो बेटा 1 ही मोल मिलेगा और हमें चाहिए 2 मोल की, तो हमें फिर यहाँ 2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करके चलना पड़ता है। तो कई बार ये भी देखना पड़ेगा कि कोई आयन की मोलर कंडक्टिविटी जितने मोल्स जितने टाइम्स रिक्वायर्ड है
उतने मोल हमें मल्टीप्लाई उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके फिर हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, तो फिर उधर भी 2 मोल घटाने भी पड़ेंगे लास्ट में, तो ऐसा बन जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये आप लोग चाहो तो लगा दो, यहाँ क्वेश्चन ये इसमें देखो NaCl की मोलर क्वांटिटी दी है x1 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, बेरियम क्लोराइड की H2 और NaOH की x3। कैलकुलेट क्या पूछ रहा है, मोलर क्वांटिटी एट इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड की पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा वो थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब कभी किसी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है 2 से डिवाइड भी करना पड़ जाए, है ना। तो ये एक बार लिखोगे लगाओ, है, थोड़ा अटेंड करो बेटा, कलम चलाना पड़ेगा इसमें, बिना कलम चलाए काम नहीं चलेगा। आंसर इसी x1 x2 x3 के क्रम में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, तो इस क्रम में आंसर करो। नहीं, इसमें एक रिलेशन होता है, मतलब पहले हम लोग काल्डाउस का लगा के मोलर क्वांटिटी निकालते हैं, और इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो उसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, है ना। तो पहले आप मोलर क्वांटिटी निकाल लो बेरियम हाइड्रोक्साइड, 2x3 प्लस x2 माइनस, सही, यस सही। तो मोलर कंडक्टिविटी जो आएगी वो, हाँ यही आ रही है x1 x2 के टर्म में, बुलवार ही नहीं आ रही है। तो पहले तो हम लोग वही काल्डाउस लॉ लगा देंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, ये लिख देंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम है। इससे तो एक ही मोल बेरियम आयन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल है, तो उसके सामने मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो मैंने अभी काल्डाउस लॉ लगाया है, ठीक है। अब ये पकड़ो आयन, देखो बेरियम आयन हमें मिलेगा इससे, बेरियम क्लोराइड के आयन से। अच्छा, हमें 1 मोल बेरियम आयन की चाहिए मोलर क्वांटिटी, और ये जब आयनाइज होगा तो बेटा इससे 1 ही मोल प्राप्त हो रहा है ना। तो आप इसमें तो कोई छेड़खानी मत करिए, इसकी कंडक्टिविटी तो पूरी वही लिख दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड बिना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 मोल बेरियम आयन की चाहिए थी, और इससे भी 1 ही मोल बेरियम आयन प्राप्त हो रहा है ना। अब हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ रहे हैं, कितने मोल की चाहिए हाइड्रोक्साइड आयन की, 2। लेकिन NaOH जब आयनाइज होगा 1 मोल NaOH, तो इससे तो 1 ही मोल OH आयन मिल रहे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मोलर क्वांटिटी से में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इससे 2 मोल OH आयन आ रहे होंगे, फिर उसकी क्वांटिटी 2 मोल OH आयन के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा, twice into मोलर क्वांटिटी ऑफ NaOH। तो जिन आयन की चाहिए थी वो तो इन दोनों में छूटे पड़े हैं। अब एक्स्ट्रा आयन पकड़ो, है ना, अनवांटेड। हाँ, तो एक्स्ट्रा आयन में देखो 2 तो क्लोराइड आयन की एक्स्ट्रा आ चुकी है कंडक्टिविटी, और 2 मोल सोडियम की भी एक्स्ट्रा आ चुकी है, और ये चंगू मंगू NaCl एक की जगह बैठे भी हुए हैं, है ना। लेकिन उसने 1 मोल की दी है x1, हमें 2 मोल की माइनस करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर देंगे ट्वाइस इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है ना। बस वही वैल्यू आप रख रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगी x2 और ये ट्वाइस x3 माइनस 12। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, सही है। लेकिन भैया उसमें कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकालो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या वो सेम होगी, तो जरूरी हो भी सकता है, सेम नहीं हो सकता है, कैसे, क्यों कह रहे हैं सर। तो एक इसका रिलेशन होता है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्ट की, वो सॉल्ट चाहे कोई भी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपको मिल रही है, आप या निकाल लिए हो, और आपको इक्विवेलेंट वाली चाहिए उसी सॉल्ट की, सॉल्ट वही वाली,
तो हम लोग निकाल सकते हैं, हमें बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n फैक्टर से, है ना। मतलब समझे, ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्ट एट इनफाइनाइट डायरेक्शन इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है, n फैक्टर निकालना आप लोग जानते हो, जैसे यहाँ पे सॉल्ट कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, है ना। बेस का n फैक्टर होता है नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देखो, इसके एक मोल से कितने OH आयन उत्पन्न हो रहे हैं, तो 2 डाई बेसिक है ना, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, है ना। तो अब निकाल लोगे, तो इसका मतलब हमें चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी तो हम लोग निकाल चुके हैं ना क्वेश्चन, तो हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बराबर हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो x2/2 प्लस x3 माइनस x2, ये आंसर है। तो 2 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे n फैक्टर 2 था, इसलिए 2 से डिवाइड करना है, बाकी आप देख लीजिएगा, वो तो सॉल्ट के फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा कि n फैक्टर क्या होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर यहाँ 2 था, इसलिए यहाँ से 2 से डिवाइड करने पे काम हमारा हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कार्ल-राउस लॉ से मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, और बाद में ये रिलेशन लगा के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं अगर पूछा जा रहा है तो, उसी सॉल्ट में इनफाइनाइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कई बार। फिर इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 2 पे आते हैं, है ना, कि एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है। ये तो पहला एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन नंबर 2 स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगाते हैं हम लोग, और इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से, तो बोलते हैं कि टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। देखो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका अपना क्या होता है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अल्फा होता है, और वो वैल्यू हम लोग कार्ल-राउस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट एसिड और बेस डिसोल्यूशन कांस्टेंट। उस वीक एसिड का, देखो ये तो आपको पता ही है कि वीक एसिड का डिसोल्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka, तो वीक एसिड का Ka वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर वो वीक बेस हुआ तो उसका Kb भी निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी बड़ा काम का है, ठीक है। अब इसमें से आपको एक एक्सप्रेशन चलो बता देता हूँ, कंसीडर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर वीक एसिड ले लेते हैं, चलो ज्यादातर आपको वीक एसिड या वीक बेस ही दिए हैं। वीक एसिड में जैसे मैंने ले लिया एसिडिक एसिड, ठीक है, और इसकी मोलरिटी मैंने C मान ली, और इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करते हुए एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो अपने एसिडेट आयन और H+ आयन के बीच में क्या बना देगा, इक्विलिब्रियम। बोलो भाई, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने C मान लिया है, और जिस समय डिसॉल्व किया उस समय तो आयनों का कंसंट्रेशन 0 होगा, आयंस बने ही नहीं होंगे, बट आफ्टर सम टाइम विल स्टेबलिश, कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, तो इक्विलिब्रियम पे बेटा इसके एक मोल से कुछ अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे होंगे। ये तो आपको पता ही है कि एक मोल से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं वीक एसिड के या वीक बेस के, उसे हम लोग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो एक मोल से इसके जितने मोल डिसोसिएट हो रहे होंगे अल्फा, लेकिन यहाँ तो C मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो C मोल से कितने डिसोसिएट हो रहे होंगे, C अल्फा, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन में यहाँ लिखेंगे C माइनस C अल्फा, और यहाँ कितना लिखते हैं, एसिडेट के लिए C अल्फा, है ना, यहाँ तो एक ही मोल है, और H+ आयन में C अल्फा। और ये बेटा जो एक इक्विलिब्रियम बनता है, हर इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड है, तो वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल होता है Ka, है ना, कैपिटल K और छोटा सफिक्स में A फॉर एसिड, है ना। तो इस वीक एसिड का डिसोल्यूशन कांस्टेंट अगर Ka लिखूं तो ये हो जाएगा C अल्फा
या इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, एसिटिक आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई H प्लस आयन का डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड का, है ना। ये सब तो सब करना जानते हो भाई, है ना। C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा Ka का एक्सप्रेशन आ गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। इसको अभी एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो K हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम लोग को इसकी वैल्यू ना पता हो। अल्फा C तो दिया जाएगा, C तो मोलरिटी तो दे ही देगा, 0.1 मोलर 0.01 मोलर, अल्फा नहीं देगा वो आपको। अल्फा दे देगा तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर बिना कालराउस लाके फिर तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा वो डायरेक्ट दे देता था क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमें कंडक्टेंस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कालराउस लॉ की हेल्प से अल्फा कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे बस ये वाली चीज नहीं है आपके लिए। तो एक छोटा सा लिखो हेडिंग, सब हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम कालराउस लॉ, ठीक है। अब हम लोग को अल्फा निकालना है, लेकिन कालराउस लॉ की हेल्प से निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फ्रॉम कालराउस लॉ, ठीक है। तो देखो कालराउस भैया का ये कहना था, मतलब इनका जो ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही है जिनको उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो इनका कहना था कि अगर किसी वीक एसिड या वीक बेस का अल्फा निकालना है मोलर कंडक्टिविटी बेसिस पे, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला दिया था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप गिवन कंसंट्रेशन वाली ले लो न्यूमरेटर में, और उसी सॉल्ट की सेम इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है ना, उससे डिवाइड कर दो, तो ये जब ऐसा करते थे वो, तो इसका रेशियो अल्फा के बराबर आता है, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम में जो अल्फा होता है कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, वो गिवन कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर आता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाया करेंगे, मतलब आपको मेन यही याद ही रखना, छोटा सा फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला हमारे काम का होगा। अब इसमें देखो जो गिवन कंसंट्रेशन वाली कंडक्टिविटी है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा हुआ करेगा, वो हमेशा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर मान लो कि 0.1 मोलर आपने HCl लिया हुआ, तो 0.1 मोलर की कंडक्टिविटी वो आपको मेजर करके देगा क्वेश्चन, वो डेटा गिवन होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला आपको डायरेक्ट नहीं देगा, इसमें बदमाशी करेगा। कैसे, जैसे मैं HCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए तो HCl की नहीं देगा, हाँ इससे पहले वाला एप्लीकेशन याद करो, वो HCl की नहीं देगा, 3 सॉल्ट की दे देगा, NaCl की, सोडियम एसिटेट की, एसिटिक एसिड की, और वो जुगाड़ सिस्टम लगा के इसकी निकालनी होगी HCl, है ना। मतलब वो मोलर कंडक्टिविटी आपको कालराउस लॉ की हेल्प से निकालनी पड़ेगी। मतलब एप्लीकेशन 2 में 1 वाला कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, देखिए वो आपको, है ना। तो वो सब करके हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली निकाल के इससे अल्फा निकालेंगे, है ना। बोलो ये बात समझा नहीं? देखो मैं लिख देता हूँ, ये वाली तो मोस्टली आपको गिवन है क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट, ये हम लोगों को निकालनी पड़ेगी कालराउस लॉ की हेल्प से, उसके लिए आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कालराउस, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी हमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट दे दो तो बल्ले बल्ले में क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर वो नहीं देगा, वो आपको थोड़ा तो मेहनत करवाएगा, ठीक है। और उससे अल्फा निकाल के यहाँ रख देंगे, लेकिन ये बात है ना, यहाँ से अल्फा निकालना आपने, तो एक बार देख लेना कि कहीं वो अल्फा 0.1 से कम तो नहीं है, अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मूले से जो आ रही है 0.1 से कम तो नहीं है, अगर है तो अल्फा कैन बी नेगलेक्टेड एज कंपेयर्ड टू 1, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है
इसमें अल्फा को हम लोग इग्नोर कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा फॉर्मूला और आसान हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में L1 माइनस अल्फा गायब ही हो जाएगा। तो ये भी लिख ही लो, इफ अल्फा इज लेस देन 1 सो वी कैन नेग्लेक्ट अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो जाएगा, k बराबर c अल्फा, बस इतना ही बचेगा। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ करेगा, वो देखना पड़ेगा कि अगर 0.1 से कम है तभी ऐसा करना, तो अगर 0.1 से ज्यादा है अल्फा, ठीक है, तो मतलब फिर वो एरर बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 0.1 से कम है तब तो वो एरर मिनिमाइज, मतलब न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में इग्नोरेबल होती है, उसमें फिर कोई नहीं। हाँ, वो तो काफी वो देखो, हम लोग को ज्यादा सोचना है, हम लोग बस अल्फा पे ध्यान रखेंगे। अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है तो वो ऑब्वियस है कि डाइल्यूटेड है, तो आप सीधे उड़ा देना। ठीक है, आप और कुछ देखना ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन का अच्छा, जैसे वीक एसिड, मैंने एग्जांपल में वीक एसिड ले लिया था, तो मैंने उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिया। अगर मैं वीक बेस ले लेता तो यहाँ लिखता Kb, और सेम वैसे ही एक्सप्रेशन आता, कोई इसमें चेंज नहीं होता। तो जैसे K बराबर C अल्फा स्क्वायर आ रहा है, उसी के आगे लिख लेना और करके फॉर वीक बेस Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और वहां भी अल्फा इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, अल्फा को निकालने का यही चीज एक्स्ट्रा है, बाकी ये तो आप पहले ही सीख चुके हो। लेकिन केवी का एक्सप्रेशन निकालना तो आपने पता ही होगा मेरे ख्याल से ना, बहुत बेसिक है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा, चलो स्कूल लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। आप लोगों को मैं एक चैप्टर का मैं थोड़ा भेजना शुरू कर देता हूँ, कम से कम एक बार देख लोगे तो सब छोटी मोटी बात है। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज मान लो नहीं पता है तो ये ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है, देख लोगे तो चल जाएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज 17 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टिविटी बताओ कौन सी है, लैम्डा एम सी की वैल्यू की लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू सी है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे दे रहा है 0.1 मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको पहचाननी छोटी बात है। तो ये जो कंडक्टिविटी है इसे हमें लिखना पड़ेगा लैम्डा एम सी के बराबर। ठीक है, एसिटिक एसिड का लैम्डा एम सी दे दिया उसने 17 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर उसने बोला इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन और H+ आयन, अच्छा है, दोनों की अलग-अलग दे दी एसिटेट H+ आयन की 140 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। पूछा क्या है, अल्फा पूछ दिया है एसिटिक एसिड का K। तो देखो अल्फा निकालने के लिए तो हमें अभी फॉर्मूला पता है। अगर हम लोग एसिटिक एसिड की गिवन कंसंट्रेशन, न्यूमरेटर में तो गिवन कंसंट्रेशन वाली एसिटिक एसिड की गिवन कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी है उसमें अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, तो वो जो रेशियो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा बराबर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू उसने दे ही दी थी क्वेश्चन में, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। 70 इसके लिए कार्नोट लॉ लगा देंगे, और इसमें बस आपको आयनों के रिस्पेक्ट में लिख देना, क्योंकि उसने डायरेक्ट आयंस की ही दे दी है। जैसे एसिटेट आयन की अलग दे दी है और H+ आयन की अलग दे दी है, तो इसमें सीधे सीधे आपका क्वेश्चन होता दिख रहा है। अब ये देखो पहले किसके दी थी, 140 एसिटेट आयन की, H+ से, तो उसमें दोनों में ऐड ही करना पहले बाद में, कोई फर्क नहीं। तो ये हो गया 17 और ये कितना हो गया 340, कितना आ जाएगा 0.05 है। तो वो अल्फा में, अब तो अल्फा 0.1 किसमें कम है कि ज्यादा है, तो उड़ा देना, मतलब आप के लिए क्या लगाना, सी अल्फा,
मतलब ए के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो सी अल्फा स्क्वायर वाला ही होगा। ये तो हाँ जस्ट 1/20 आपका दिख रहा है ना, 1/20 हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पे अल्फा 0.1 से स्मॉलर है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए के निकालना है, तो के में वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, अल्फा जो है 0.1 से कम है, इसका मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के बराबर सी अल्फा, ठीक है। सी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ सी मतलब मोलरिटी है, कंसंट्रेशन 0.1 और अल्फा कितना दिया है 5 × 10⁻², लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये लमसम आ रहा है कुछ 25, ये यार ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बस वो अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला है वो बस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तब भी उसने थोड़ा रहम खाया, उसने ऐसी देना है एस प्लस आयन की दे दी, लेकिन कई क्वेश्चनों में वो क्या वो 3 सॉल्ट की देके तो पिछले वाला एप्लीकेशन नंबर 1 वाले कॉन्सेप्ट से निकालवाएगा और फिर रखनी पड़ेगी, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने कई बार, एडवांस में थोड़ी तुम मशक्कत कराएगा ना आपसे तो उसमें कुछ होता नहीं, बस पता होना चाहिए कि कांदा उसने कैसे लगाते, ठीक है। इसमें क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही मिलेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वाले ही मिलते हैं, तो छोटी छोटी जो ये जैसे ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला देखो भाई ओरली कर सकते हो, अगर लगे कि हो जाए तो फिर आगे बढ़ जाएंगे ना, जरूरी नहीं सॉल्व ही करो, एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन कॉपी करना, हाँ क्वेश्चन हो गया, यस सर डन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में रीड कर लो आप जल्दी से, और रीड करके इसको बताओ हो जाएगी नहीं रीड तो तो इसमें है ना, पहले लाइन में क्या है ना, कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक एसिड कंसंट्रेशन 0.001 मोल पर लीटर इज 2 × 10⁻⁵। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁵। कंडक्टिविटी कप्पा, अरे यूनिट से पहचानो ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट है कप्पा की, हां कंडक्टिविटी, तो फिर वही तो पूछ रहा था तो कप्पा है, ठीक है करेक्ट। फिर उसने क्या बोला है, मोल लैम्डा एम नॉट, ये नॉट मतलब वही इनफाइनाइट वैल्यू है, कई बार वो नॉट लिखे कई बार कंफ्यूज मत होना, नॉट मतलब वो कंसंट्रेशन टर्म में लिख रहा है, तो वो लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी वीक एसिड की दे दी है उसने, ठीक है। और आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, एचए वीक एसिड है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब के पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो यही होगा सी अल्फा स्क्वायर 1 - 1 - अल्फा। अब देखो सी तो उसने दे दिया है, अल्फा नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। अल्फा के लिए क्या करेंगे, अल्फा के लिए लैम्डा एम सी डिवाइड बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाली दे दी उसने 190, ये लैम्डा एम सी कहां से लाए, यहाँ तो लैम्डा एम सी गायब कर दी उसने उल्टा, कप्पा × 1000 अपॉन मोलरिटी, कप्पा दे दिया है और मोलरिटी फिर से आंकड़न देना, ठीक है। इससे आपके अल्फा जाएगा, देख लेना कि अल्फा 0.1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस हिसाब से फिर देख लेना कि इग्नोर हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा तो वैसे ही निकाल देना, मतलब वो ऐसा नहीं कि हमेशा इग्नोर हो ही जाएगा, वो चेक करना पड़ेगा अल्फा 0.1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेथड समझ में आई गया यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन और बच रहा है भाई, तो इसमें कंप्लीशन की ओर है, हाँ एप्लीकेशन नंबर 3,
आखिरी ही है उसमें एक टाइट्रेशन और कंडक्टिविटी टाइट्रेशन, उसमें बस एंड पॉइंट वगैरह बता देंगे कि कैसे देखते हैं, तो ग्राफ उसमें दिए जाएंगे आपको। हाँ एक लिख लो बेटा इसमें तीसरा एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द solubility product, to determine the solubility product was KSP of a sparingly soluble salt, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे दिया, स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब वाटर में कुछ सॉल्ट ऐसे होते बहुत पार्शली सॉल्युबल होते हैं, बहुत ही कम एक्सटेंट सॉल्युबल होते हैं, तो उनके लिए हम लोग केएसपी निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सॉल्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, सिल्वर का नाइट्रेट छोड़ दो तो बाकी सब स्पाइरिंगली सॉल्युबल ही होते हैं। सिल्वर के नाइट्रेट को छोड़ के सिल्वर के जितने भी सॉल्ट होते हैं सब स्पाइरिंगली सॉल्युबल होते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्रोमेट, ठीक है। अच्छा बेरियम का सॉल्ट, बेरियम के सॉल्ट जैसे बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये सब आपके वाटर में बहुत ही कम एक्सटेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट के ज्यादा सॉल्ट स्पाइरिंग या ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक में और भी मिल जाएंगे, बहुत लंबे चौड़े कंपाउंड होते हैं डी ब्लॉक में, मतलब अच्छी खासी वैरायटी है, तो जो मेन है वो लिख दिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली जो डी ब्लॉक के सॉल्ट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे AgCl है ना, आप इसको अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो अगर आपने इसका 1 मोल ले रखा है AgCl का, है ना 1 मोल, तो क्या 1 मोल पूरा पानी में सॉल्युबल हो जाएगा? तो इसका नाम ही स्पाइरिंगली सॉल्युबल, पूरा सॉल्युबल नहीं होगा। अगर ये एल्कली मेटल का सॉल्ट होता NaCl तो वो 1 मोल पूरा सॉल्युबल होता, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा होता है, एट द स्टेट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये वो स्टेट होती है कि ये सॉल्ट सैचुरेशन स्टेट में मैक्सिमम सॉल्युबल हो जाते हैं, फिर और ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस समय इनकी सॉल्युबिलिटी S मैंने मान ली, मतलब ये मान लिया कि इसके 1 मोल से S मोल सॉल्युबल हो रहे हैं, वो वैल्यू 1 से तो छोटी ही होगी, है ना। और ऐसे क्लोराइड के भी 1 ही मोल है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, ठीक है। और सॉल्ट तो सॉलिड ही होते हैं, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो सॉलिड है। तो बाकी आयन सॉल्युबल होने के बाद उनकी फेस क्या हो जाती है, एक्वस हो जाती है, ठीक है। तो आयन की एक्वस होती है। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, Ksp बोल दिया है। तो अब इस Ksp का एक्सप्रेशन हो जाएगा सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन का। लेकिन इसमें AgCl से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी फेस क्या है, उसका एक्टिव मास यूनिटी हो जाएगा 1, तो इसमें केवल इन्हीं की जरूरत पड़ेगी जो एक्वस आयन है। तो S into S मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ksp = S²। तो ये अभी मैंने आपको जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग करते थे वैसे ही मैंने करके बताया आपको कि किसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने AgCl के लिए लिखा तो ये रिलेशन आ गया Ksp = S², ठीक है। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता था, वो आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डायरेक्ट दे देता था और हम लोग खट से क्या निकाल लेते थे, Ksp निकाल लेते थे, है ना, इतना काम करने के बाद। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर वो आपकी मेहनत बढ़ा देगा, वो आपको सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट नहीं देगा और उसको कोलरॉस लॉ से निकलवाएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को कोलरॉस लॉ से निकालना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पुट करके Ksp निकालना होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहीं पर आप लिख लीजिए सब हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम कोलरॉस लॉ, मतलब सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू को कैसे निकालेंगे कोलरॉस लॉ की, ठीक है। तो इसको ये चीज समझनी है हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ
solubility from ठीक है। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी में एस की वैल्यू कार्ल-राउस लॉ की हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्ल-राउस लॉ भैया का क्या कहना था, इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जितने भी ये स्पाइरलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के समय जो आती है, मतलब कंडक्टोमीटर इसका जो वैल्यू देता है एट द स्टेट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन के समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, किसकी, स्पाइरलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, यही वैल्यू बराबर होती है, या थोड़ा सा हल्का सा अप्रॉक्सीमेटली के साइन लगा देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कि यही वैल्यू बराबर होती है अगर उसी सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालो। मतलब समझे कि अगर सैचुरेशन आने के बाद, सैचुरेशन के समय मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो आ रही होगी, जो कंडक्टिविटी दे रहा होगा, फिर इसमें आप पानी मिलाना शुरू करो, मतलब डाइल्यूट करने के बाद भी मोलर कंडक्टिविटी कितनी रहेगी, वो बढ़ेगी, वो फिक्स रहेगी। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट की, है ना, वही कंडक्टिविटी आपकी इन सैचुरेशन के साथ होती है ना, क्योंकि ये शायद हम लोग ने डिस्कस किया था आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th में, कि जितने स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, उसमें वाटर को ऐड करने पे सॉल्युबिलिटी इफेक्ट नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं कि पानी मिलाएं तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाए, सॉल्युबिलिटी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, डाइल्यूशन मिलाने पे एस नहीं बढ़ता है ना। तो इसका मतलब जो सैचुरेशन पे सॉल्युबिलिटी मोलर कंडक्टिविटी होगी, है ना, वही सेम मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी हमें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं, कार्ल-राउस लॉ। अब जैसे AgC हमने सॉल्ट कौन सा लिया था, सिल्वर क्लोराइड लिया था, इसी के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। सिल्वर क्लोराइड के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होगी वो सिल्वर आयन के मोलर कंडक्टिविटी और क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। अगर सिल्वर क्लोराइड है या इसकी जगह कोई दूसरा लिया तो हम लोग ऐसे आयन को तोड़ के लिख देंगे। ठीक है, और ये जो सैचुरेशन वाली है इसको हम लोग उसके जनरल फॉर्मूले से खोल देंगे। कौन सा फॉर्मूला, कप्पा वाला फॉर्मूला से, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और जब सैचुरेशन आया उस समय आयनों की मोलरिटी किसके बराबर है, एस के बराबर है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर ही होती है ना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अब मोलरिटी ना लिख के क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, और वही एस यहाँ से निकाल के ऊपर फॉर्मूला रख देंगे। कैसे है, कैसे एम नहीं, यहाँ से सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी, हम लोग एस की वैल्यू रखेंगे नहीं, हम लोग उल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। सर सर इक्वलिटी होल्ड करने का रीजन क्या था, भेज बता दीजिए जरा। हाँ देखो ये चीज कार्ल-राउस का कहना था कि जितने स्पाइरलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनका सैचुरेशन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली वही मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी होती है, क्योंकि पानी मिलाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है ना। तो मोलर जब सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फ्री आयंस नहीं बढ़ रहे होंगे, और जब पानी में फ्री आयन का नंबर नहीं बढ़ रहा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, चाहे कितना भी पानी आप ऐड कर दो उसमें। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो कार्ल-राउस लॉ वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने इसको आयनों को तोड़ के लिख दिया है,
और सैचुरेशन पे वो जनरल फॉर्मूला लिख दिया कप्पा इनटू 1000 मोलरिटी। वो मोलरिटी यहाँ पे जो आयन सॉल्युबल स्टेट में है उन्हीं की कंसंट्रेशन को डिपेंड करेगी, और वो हम लोग मान ही चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी उस समय क्या है, सैचुरेशन स्टेट पे एस है। हाँ तो ये AgCl की आएगी, उसमें क्या कंफ्यूज बात हो, ये जो S हम लोग बोलते हैं ये सॉल्युबिलिटी इसी की है, AgCl की है ना। जैसे ये देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे ये जो अल्फा हम लोग बोलते हैं वो अल्फा किसका होता है, एसिड आयन का, H+ आयन का। अल्फा तो जो रिएक्टेंट साइड है एसिटिक एसिड उसका होता है, अल्फा हमेशा उसका होता है रिएक्टेंट का, वीक एसिड या वीक बेस का। ऐसे सॉल्युबिलिटी टर्म हमेशा स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की होती है, मतलब जो S है वो AgCl, 1 मोल AgCl की सॉल्युबिलिटी S है ना। तो वो ऐसा ना सोचो कि सिल्वर आयन के नीचे लिखी तो सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी है, वो उसके 1 मोल से 1 मोल सिल्वर आयन बन रहे हैं इसलिए उसकी भी S हो गई है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ यहाँ पे 1 मोल से कितना सॉल्युबल हो रहा होगा, S, तो S सॉल्युबिलिटी इसकी हुई ना। तो वो S सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर ही तो होती है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन के तो बराबर हो गई। सॉल्युबिलिटी तो ऐसी है ना उसकी 1 - S तो उसका इनसॉल्युबल पार्ट के मोल जो सॉल्युबल नहीं हुए, ठीक है। ये हो गई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से S निकालेंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, सॉल्व फॉर X, सॉल्व फॉर S, S की वैल्यू जो आएगी है ना, S की वैल्यू यहाँ से बेटा जो भी आएगी उसको ये रिलेशन में रख के केस पे निकाल लेंगे, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन है ये करिएगा, हम लोग एक क्वेश्चन है इसको कर लीजिएगा, ठीक। हाँ अब देखो कंडक्टोमेरिक टाइटेसिस, छोटा सा पॉइंट 5 मिनट लगेगा, इसको खत्म ही कर देगा। हाँ चैप्टर के बाद हाँ ओरिजिनल कौन पढ़ता है, एक अकाल परसों आज तक, तो ये फिर आप ही लोग पढ़ लेना, ये मान के चलो हम लोग खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका नहीं है भाई, कल मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना ORM की, और उसमें उस सीमेंस वाले बच्चे होंगे वो 5 मिनट का क्या पढ़ा रहे हैं। चलो तुम लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। लोग पढ़ाना नहीं जा रहे तो क्या करें। नहीं कल तो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, कल ये नहीं पढ़ाऊंगा। 5 मिनट का है, देखो ये एक कर्व में समझ लो जल्दी कि अगर कोई कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन कर दिया जाए, 2 मिनट लगे, पढ़ लो यार, घर में कोई पूजा थोड़ी ना हो। देखो 2 मिनट लगे, खत्म करो उसका। देखो कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन कर क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक कर्व आपको दिया जाता है, ठीक है। और ये कर्व ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में बनाए जाते हैं। क्या मतलब है, देखो जैसे टाइट्रेशन में करने जा रहा हूँ, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप लोगों ने लैब में टाइट्रेशन करे होंगे, ऐसा नहीं, बस उसी पे बेस्ड ये कर्व है जो कि कंडक्टेंस को मेजर कर रहा है। देखो आप लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन, अब सुन लो भाई तभी तो समझ में आएगा। जैसे आपने ब्यूरेट लिया और नीचे कोनिकल फ्लास्क ले लिया, ठीक है भाई, टाइट्रेशन कराने के लिए अरेंजमेंट तो करना ही पड़ता है। ये ब्यूरेट स्टैंड हो गया है, ब्यूरेट देखिए आप क्लास भी होती है और लैब में मिल जाएगी आपको। इसमें क्या करते हैं, कोई एसिड फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करा रहा हूँ। ब्यूरेट में मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये जो कोनिकल फ्लास्क में इसमें कुछ मोल मैंने एसिड के ले ली, स्ट्रॉन्ग एसिड ही ले रहा हूँ इसके, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे वो कनेक्ट कर दिया, इसके साथ में एक कंडक्टोमीटर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि सारी रीडिंग की जानकारी तो हमें यहीं से मिलेगी, ठीक है। अब क्या करने लगे, एक एक बूंद टपकाना शुरू कर दिया एनीवेज, ठीक है। अच्छा अभी T = 0 पे रुक जाओ, T = 0 पे अभी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बेटा उसका लेते हैं जो आप ब्यूरेट में ले रहे हो। जैसे यहाँ ब्यूरेट में NaOH ले रहा हूँ तो यहाँ पे x एक्सिस पे वॉल्यूम किसका लूंगा, NaOH, क्योंकि उसी का वॉल्यूम वेरिएबल है ना, ठीक है। तो जब आपने NaOH ऐड नहीं किया था, जहाँ पे NaOH का वॉल्यूम 0 था, उस समय कंडक्टेंस की वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू आ रही होगी, है ना, आ रही कि नहीं आ रही होगी, हाँ वो HCl की वजह होगी। अच्छा और एक बात बताते हैं, किसी सॉल्ट से आने वाले H+ आयन और क्लोराइड, मतलब किसी सॉल्ट से आने वाले कटायन और एनायन होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। और हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो इनमें से किसी एक को कंसीडर करेंगे, मतलब क्योंकि जितनी कंडक्टिविटी H+ आयन की होगी उतनी क्लोराइड की, तो हम लोग किसी एक को देखकर ग्राफ को समझ जाएंगे कि ग्राफ में क्या हो रहा है। और हम लोग मेनली किसको देखा करेंगे, कटायन को, ठीक है। अच्छा एक ऑर्डर है छोटा सा कि कटायन में सबसे तेज दौड़ने वाला आयन जानते हो कौन सा होता है, H+ आयन। दुनिया भर के कटायन, जितने भी कटायन होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो H+ आयन का होता है। उसके बाद आपके होते हैं बाईवैलेंट कटायन, ठीक है, और उसके बाद होता है आपका मोनोवैलेंट कटायन। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, या ग्राफ दिया जाता है तो उसको रीड करते हैं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप एक एक बूंद टपकाते जाओगे, देखो शुरुआत में मोलर कंडक्टिविटी एक ठीक ठाक वैल्यू होगी, क्योंकि पानी में जो H+ आयन है वो सबसे तेज दौड़ने वाले आयन, सबसे फास्ट मूविंग कटायन पड़े हुए, तो कंडक्टिविटी एक लार्ज वैल्यू होगी। लेकिन जैसे ही आप एक बूंद इसमें डालोगे NaOH, तो H+ आयन को कौन से कटायन रिप्लेस करने लगेंगे, Na+ आयन, क्योंकि NaOH का कटायन क्या, केवल कटायन को देखो, ठीक है। तो आप ये देखो कि जैसे एक बूंद टपकाई आपने NaOH की, तो H+ आयन आर रिप्लेस्ड बाई, आपको ये समझ में आएगा कि H+ आयन कम होने लगेंगे, किससे, Na+ से रिप्लेस होने लगेंगे। मतलब जैसे से एक एक बूंद आप ऐड करते जाओगे NaOH की, तो H+ आयन का नंबर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और Na+ आयन का नंबर बढ़ने लगेगा। अब इन दोनों में तेज कौन दौड़ रहा है पानी के अंदर, H+ आयन। तो आप इसको समझ सकते हो, एक तेज दौड़ने वाले कटायन को एक धीमे दौड़ने वाला कटायन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो कंडक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। एक तेज दौड़ने, उसकी जगह धीमे दौड़ने वाले आयन का नंबर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा लीनियरली, घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि मिनिमा की तरफ जा रही होगी कंडक्टिविटी। वो बताएं क्या सिचुएशन होगी कि देखो HCl जो कोनिकल फ्लास्क में लिया है, इसके आपने कोई सर्टेन मोल ही तो लेके चले होगे सॉल्यूशन में, मान लो 10 मोल है, 5 मोल है, कुछ है, और जैसे ही 1 मोल NaOH आ रहा है तो एक बूंद मान लो टपकी NaOH की, तो उसमें मान लो कुछ 0.1 मोल है NaOH पे, तो वो क्या करेगा, 0.1 मोल खा जाएगा HCl के, तो बचे 9.9, 1 मोल और टपका तो 9.8, ऐसे वो घटते 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 10 से 9, 8, 5, 3, 0, मतलब 3, 2, 1
और 0। जैसे एक समय आएगा कि NaHCl पूरा समाप्त हो जाएगा, HCl के जितने मोल लेके चले थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, ये बोलेंगे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया, है ना। लेकिन आप रुके नहीं, HCl खत्म हो गया लेकिन आप बूंदे टपकाते रहे, तो भैया ये तो रीडिंग दे ही रहा होगा ना। तो पहले देखो, पहले कांटा ऐसे था, कुछ ऐसे था, तो शुरुआत में कंडक्टिविटी घटेगी, टिक 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 मिनिमा पे आई। अब जब HCl खत्म हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टिक 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 फिर बढ़ेगी। अब बताओ कंडक्टिविटी बढ़ी क्यों एंड पॉइंट के बाद? हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एंड पॉइंट के बाद आप रुके तो है नहीं, आप धड़ाधड़ डाले जा रहे हैं उसमें NaCl, मतलब NaOH। तो NaOH से आने वाले कटायन कौन से हैं? Na+ आयन, है ना। तो उनकी कंडक्टिविटी 0 तो है नहीं, है ना, H+ आयन से कम है, लेकिन उनका नंबर तो लगातार बढ़ रहा है ना, तो कंडक्टिविटी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंड पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ग्राफ में थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि जितनी तेजी से घटी थी उतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं, इसका मतलब समझ, ऐसा ग्राफ तो बना है। हाँ, क्योंकि Na+ की मोबिलिटी कम है। हाँ, H+ आयन तेज दौड़ने वाले आयन का नंबर तेजी से घट रहा है, लेकिन Na+ आयन का नंबर, Na+ की मोबिलिटी कम है, तो बढ़ेगी, लेकिन उसके स्लोप इसके स्लोप में फर्क होगा, वो थोड़ा सा है ना, कम स्लोप से बढ़ती है। और एंड पॉइंट कहाँ पे आया? यहाँ पे इस वॉल्यूम पे एंड पॉइंट। बस ये कई बार आपको ये पहचानना होता है कि ये वॉल्यूम, अगर यहाँ के नीचे कुछ लिखा है 10 ml 15 ml, तो आप समझ जाना कि एंड पॉइंट पे मतलब ml कितना वॉल्यूम है, और एंड पॉइंट पे इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं। देखो मतलब न्यूमेरिकल अगर दिया जाएगा तो यही दिया जाएगा, एंड पॉइंट पे क्या बराबर कर देते हैं? इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर एसिड बेस के इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं। इक्विवेलेंट बता सकते तो क्या होते हैं? नॉर्मलिटी में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वॉल्यूम से। नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्विवेलेंट कहलाता है। लेकिन कई बार नॉर्मलिटी नहीं दी जाएगी, मोलरिटी जाएगी, तो आप ये एक रिलेशन याद रखना, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो अगली लाइन में इसको ऐसे लिख लो, m1 इनटू n फैक्टर 1 इनटू v1 बराबर, तो कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल अगर मिलेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये एंड पॉइंट का वॉल्यूम ग्राफ से देखना सीख है, जहां पे वो HCl पूरा खत्म हो रहा है ना, वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हो गया। नहीं देखो, वाटर में जो बनेगा उतना नहीं मिलेगा, वो आप जब से पानी मिलाओ वो बात अलग है, और वाटर उसी इक्वेशन में बन रहा है तो वो उतना नहीं बनेगा कि मोलर क्वांटिटी बढ़ेगा ना, अलग से वाटर है। जैसे देखो, एक बस ये क्वेश्चन है जल्दी से, ये कर्व दिया हुआ है एक कंडक्टर, इसमें NaOH का टाइट्रेशन किससे करा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। इसमें बताओ, देख के ग्राफ बताओ कि एंड पॉइंट पे वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? 50। तो जब आप यही फॉर्मूला लगाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम यहाँ के कितना रख देंगे? 15। बस, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, कोई एक चीज ऐसी होगी जो नहीं पता होगी। सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर 2, NaOH का n फैक्टर 1, ठीक है। और शायद कुछ पूछा होगा उसने, देखो NaOH का वॉल्यूम देखो 30 है, तो मोलरिटी पूछी होगी 100%। हाँ, n फैक्टर एसिड का क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन और एसिडिक H+ आयन, और NaOH का नंबर हुआ है। तो उसमें कुछ है नहीं, देखो इतना थोड़ा सा पार्ट है, बस वो पता होना चाहिए ग्राफ नीचे क्यों गया। अगर ये कोई पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक तेज दौड़ने वाले आयन को एक धीमे दौड़ने वाला आयन रिप्लेस कर रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी घट के मिनिमा पे गई और फिर वो खत्म नहीं हो गया, तो फिर Na+ आयन बढ़ने शुरू हो गया, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो बस ये इसको कर लीजिएगा सॉल्व। हाँ, अब इसको देखो, कल ऑर्गेनिक कंटिन्यूटी में ले लेंगे ना, ORMT का एक लेक्चर संडे को पढ़ाया था, दूसरा लेक्चर कल कराएंगे, ठीक है ना। तो मतलब बाकी इसको आप सॉल्व करते रहिए।